हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा और उम्मीद करेंगे कि सभी के सभी साथी अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने परिवार फुंतरू जी पर। साथियों, जिस चीज का आप सबको बहुत ज्यादा इंतजार था वो आपके बीच में हम लेकर आ चुके हैं। लगातार आप वीडियोस पे वीडियोस देख रहे हैं और सारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे और अपनी तैयारी भी सही दिशा में आप अग्रसर कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में आज की जो ये वीडियो है ये लोको पायलट और ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने जा रही है उस पर आधारित वीडियो है, उनके बारे में इसमें वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि लोको पायलट की जो वैकेंसी 5696 थी उसको बढ़ा के 18,799 कर दिया गया है और साथ ही एक नोटिस एनहेंसमेंट का दिया गया था और जिसमें लिखा हुआ था कि वापस से स्टूडेंट को जोन बदलने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इस पॉइंट को कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको क्लियर समझाने के लिए आपके बीच में हम उपस्थित हुए हैं। अगर आप हमारी एक एक बात से सहमत हो जब हम उस बिंदु पर आए तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं अपने विवेक से, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें होने जा रही हैं। आप कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात हर पॉइंट पे होने जा रही है, ठीक है भैया। तो हम शुरू करते हैं मेरे साथियों कि आज की जो ये वीडियो है इसमें हम कितने मुद्दों पर मेनली बात करने चल रहे हैं। तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि सर जो लोको पायलट में वैकेंसी बढ़ाने का नोटिस आया है उसके बाद हम अपना जोन चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई जोन में पहले की तुलना में वैकेंसी अब बढ़ चुकी है, अब क्रम बदल गया है जोन का। तो क्या हम अपना जोन बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, और अगर बदलना है जोन तो कौन सा भरें, ये तमाम सवाल आपके मन में होंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि जोन अगर बदलेंगे तो कब से बदलेंगे और नहीं बदलेंगे तो क्या होगा। तीसरा पॉइंट है कि वैकेंसी बढ़ने के बाद जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है लोको पायलट की, CBT 1 की कट ऑफ, ठीक है। दूसरा और चौथा और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी ओपन वाली आने जा रही है ये ITI बेस रहेगी या 10th पास और ITI दोनों अलाउ किए जाएंगे। क्या आपके विचार हैं या क्या आपको लगता है या क्या आपके पास तथ्य हैं, जरा हमें इन सारी बातों के बारे में जरा आप समझा दीजिए। तो हम सिलसिलेवार तरीके से शुरू कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले मुद्दे पर सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो क्या है कि जोन अगर आप बदल पाएंगे तो कब से बदल पाएंगे और अगर नहीं बदल पाएंगे तो क्या रीजन है, और ये जो नोटिस है इसके क्या मायने हैं। तो आपने सबने देखा होगा कि आपको ये नोटिस प्राप्त हुआ था 4 जुलाई 2024 को और तमाम सारी वीडियोस आपने YouTube पर इस नोटिस के रिगार्डिंग देखी होंगी, लेकिन इस नोटिस को सही से कोई ना तो समझ पा रहा है और ना ही एक्सप्लेन कर पा रहा है। लेट मी एक्सप्लेन। सभी लोग जरा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए और जरा ध्यान से आप मेरे शब्दों पर देखिएगा, ठीक है। ये नोटिस क्या था, ये था एनहेंसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ऑफ CEN नंबर यानी नोटिस नंबर 01/2024। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इन द कंटिन्यूएशन टू द नोटिस डेटेड, यानी कि जो 19/6/2024 को नोटिस आया था उसी को कंटिन्यू करते हुए नोटिस दिया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है कि सारे टर्म्स और कंडीशन सेम रहेंगे जो हमने उस नोटिस में लिखे थे, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है बस ये वाला टर्म्स और कंडीशन बदलने जा रहा है। और ये क्या है जरा ध्यान से पढ़ना। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड to modify their option of choosing RRB and preference of zonal railways within opted RRB if required। ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। जहां ये लिखा है ना प्रीफरेंस ऑफ जोनल रेलवेज और आगे लिखा हुआ है चूज इन RRB, तो इसका मतलब बता देता हूं पहले मैं आपको कि चूज इन RRB और प्रीफरेंस ऑफ इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सभी लोग ऊपर देखना। देखिए RRB जो चीज है वो ये है, ठीक है। जैसे अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, बेंगलोर बोर्ड हो गया, भोपाल बोर्ड हो गया, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, ये RRB है, इनको RRB बोलते हैं। और RRB के अंदर एक RRB के अंदर कई सारे अलग अलग जोन्स और डिवाइडेशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम भोपाल बोर्ड की बात करें तो भोपाल बोर्ड के 2 डिवाइडेशन है, WCR और WR, ठीक है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, ठीक। इसी प्रकार जैसे हम बात करें मेरे भाई मालदा RRB की, तो मालदा RRB के अंदर जो जोनल रेलवेज हैं वो क्या है, ER और SER। ER मतलब ईस्टर्न रेलवे, पूर्वी रेलवे, और SER मतलब साउथ ईस्टर्न रेलवे, सदर्न ईस्टर्न रेलवे, यानी कि ये जोन के अंदर डिवाइडेशन होते हैं, RRB के अंदर डिवाइडेशन होते हैं, ठीक है। अब नोटिस में क्या लिखा है, कई सारे टीचर, बहुत बड़े बड़े टीचर ये बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं
कि आपको जोन चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, आप केवल अपनी जोनल रेलवे चेंज कर सकते हैं। यानी जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल मालदा टाउन सेलेक्ट किया है, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल मालदा टाउन से अपना फॉर्म भरा था, तो आप मालदा टाउन में देखेंगे दो जोनल रेलवेज हैं, एक ईआर और एक एसईआर, तो केवल इनको चेंज कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि मालदा से आप बिलासपुर में फॉर्म भर दें, कई लोग ये बोल रहे हैं। जबकि मेरे साथियों अगर आप नोटिस बहुत ध्यान से पढ़ें, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब नोटिस को समझिएगा। नोटिस कह रहा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू मॉडिफाई देयर ऑप्शन ऑफ चूज इन आरआरबी, यानी कि जो आरआरबी चूज की है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड प्रीफरेंस ऑफ जोनल रेलवेज विद इन द ऑप्टेड आरआरबी इफ रिक्वायर्ड। यानी ये कह रहा है कि जो आपने जो चूज इन आरआरबी, जो आपकी आरआरबी चूज है, आप उसको भी बदल सकते हैं। और या फिर दूसरा जो अगला एंड के बाद जो पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि अगर आपने जो ऑप्टेड आरआरबी, यानी जो आरआरबी आपने चूज की है, उसके अंदर जो जोनल रेलवेज हैं आप उनको भी चेंज कर सकते हैं। जरा इस पॉइंट पर मैं इतना जोर इसलिए डाल रहा हूं, मेरे दिमाग की नसें तन रही हैं, मैं चिल्ला रहा हूं। सच बात बताऊं तो आपको शायद सुनाई ना दे रहा हो, मैं चिल्ला इसलिए रहा हूं कि ये हिंदी का नोटिस कई लोग टीचर पढ़ के ये वीडियो बना रहे हैं। भाई थोड़ा अंग्रेजी वगैरह सीख लिए होते तो सही से बच्चों को बता दिए होते। क्यों कंफ्यूज करते हो यार? तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई बच्चा लिख रहा है नहीं जोन चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल आरआरबी के अंदर जो डिवाइडेशन है उनको चेंज कर सकते हैं। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, जबकि नोटिस क्या कह रहा है समझिए, एक बार और पढ़ के दिखाता हूं मैं। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू मॉडिफाई देयर ऑप्शन ऑफ चूज इन आरआरबी एंड प्रीफरेंस ऑफ जोनल रेलवेज, दोनों के लिए मॉडिफाई करने की बात कहा गया है नोटिस के अंदर। यह समझना पड़ेगा आपको। आप नहीं समझ रहे, कई लोग टीचर कह रहे हैं कि नहीं नोटिस में बहुत क्लियरिटी नहीं है, अभी और क्लियरिटी रेलवे को देनी चाहिए। अरे क्या क्लियरिटी देनी चाहिए? लिख तो रहा है वो यार, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू मॉडिफाई देयर ऑप्शन ऑफ चूज इन आरआरबी एंड प्रीफरेंस ऑफ जोनल रेलवेज विद इन द ऑप्टेड आरआरबी। तो क्या इसमें उसने क्लियर कर तो दिया है? आप समझ ही नहीं पा रहे बात को, बताइए। ठीक है, तो मेरे भाई जो नोटिस में यहां बात लिखी है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आरआरबी यानी कि जोन और जोन के अंदर डिवाइडेशन जो है दोनों को बदल सकते हैं। ठीक है, यह पहला पॉइंट मेरी तरफ से जो नोटिस में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मुद्दा इस बात का आया कि अगर ठीक है, ये आपकी बात मुझे समझ में आ गई कि हम जोन चेंज कर पाएंगे, जोन चेंज करने के अंदर जो आरआरबीज के अंदर जो डिवाइडेशन है हम उनको भी चेंज कर सकते हैं, यानी हम जोनल रेलवेज को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू द नोटिस तो यही नोटिस में यही लिखा है। तो कब से अगर ये जोन चेंज होंगे तो कब से जोन चेंज होंगे? अब मुद्दा ये है कि मॉडिफिकेशन अगर होगा तो कब से होगा। तो मेरे भाई अगर मॉडिफिकेशन होगा तो कब से होगा उस पे हम लोग चलते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखिए जो एएलपी की एग्जाम डेट है, जो एएलपी का जो टेंटेटिव एग्जाम का जो नोटिस रेलवे ने दिया था वो था मेरे भाई आपका जून से लेकर अगस्त के बीच में। ठीक है, कि ये रेलवे ने बोला था कि जून से अगस्त तक वो एएलपी के सीवीटी 1 का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। ऐसा रेलवे द्वारा जो टेंटेटिव टाइमलाइन दिया गया था उस नोटिस में लिखा हुआ है कि जून से अगस्त के बीच में सीबीटी 1 हो जाएगा एएलपी का। मेरे भाई आप सभी को मालूम है कि जून का महीना निकल चुका है। आज 7 जुलाई है जब आप ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, भले ही आप ये कल या परसों में देख पाएंगे। तो मेरे साथियों आप बड़ा ध्यान से सुनना कि जुलाई का आज 7 तारीख है, लगभग 24 दिन हमारे पास यहां पर बच रहे हैं और अगस्त का 31 दिन पूरे महीना ये हमारे पास है। हमारे पास लगभग मोटा मोटी 1.5 से 2 महीने हैं। अब मेरे भाई इन 1.5 से 2 महीने में अगर रेलवे जोन भी चेंज करवाएगा तो कब करवाएगा? तो ये मैं अपनी तरफ से एक कयास लगा के आपको बता रहा हूं और जो भी मुझे जानकारी है उसके अकॉर्डिंग कि जुलाई का जो महीना है इस महीने के अंदर अंदर आपको अपना जोन चेंज करने की जो लिंक है वो वेबसाइट पर मिल जाएगी। जिस दिन जोन चेंज करने की लिंक रेलवे एक्टिव कर देगा उस दिन मैं आपको एक लाइव वीडियो में आकर फिर से जानकारी दे दूंगा कि भाई अब आप अपना जोन जो है बदल सकते हैं अगर आप चाहें। बड़ा प्रश्न मन में यह भी होगा कौन सा जोन भरें, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। तो मेरे भाई जुलाई के महीने में आपको जोन चेंज करने का प्रीफरेंस दे देंगे और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी दे देंगे। बहुत जल्दी आपको 4 से 5 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर ये लिंक एक्टिवेट होकर वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप अपना जोन को बदल पाएंगे। ठीक है, जोन इसी महीने में, और जल्दी क्यों बदले जाएंगे? क्योंकि इस महीने में जोन चेंज करके और स्क्रूटनी भी होनी है कि कितने बच्चों ने अपना जोन बदला है। अगर जो नोटिस में लिखा है कि भाई जोन बदलेगा
अगर रेलवे उस नोटिस के अकॉर्डिंग चलेगा और अगर जोन बदलने का उसने लिंक दिया तो इसी महीने के अंदर जोन भी बदले जाएंगे, साथ में स्क्रूटनी भी की जाएगी कि कितने बच्चों ने जोन बदला है और जितने बच्चों ने जोन बदला है उनके अकॉर्डिंग उनका क्या सेंटर एग्जाम का रहना चाहिए। इन सारी बातों की अच्छे से स्क्रूटनी करके और अगस्त के पहले या दूसरे वीक में आपको एक नोटिस मिलेगा रेलवे की तरफ से कि भैया लो आ गया एडमिट कार्ड, ठीक है, आ गया एडमिट कार्ड। फिर मैं भी आके वीडियो बनाऊंगा, आ गया आ गया आ गया। मेरे भाई आ गया आ गया आ गया वो तो ठीक है, लेकिन यार कम से कम नोटिस को तो सही से आप पढ़ो। नोटिस में साफ साफ लिखा है भाई कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू मॉडिफाई देयर ऑप्शन ऑफ चूज इन आरआरबी एंड प्रेफरेंस ऑफ जोनल रेलवेज। यानी कैंडिडेट को यह एडवाइस दिया जाता है, सलाह दी जाती है कि जो आरआरबी उन्होंने चूज की है वो, और जो आरआरबी के अंदर उन्होंने जो जोनल रेलवेज जो सिलेक्ट किया था सदर्न या ईस्टर्न या वेस्टर्न, उसको बदल सकते हैं। ये लिखा तो है यहाँ पे साफ साफ, तो आप इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, बताइए ये कैसे काम चलेगा। तो ये तो हो गई मेरे दोस्तों आपकी ये वाली बात कि क्या एग्जाम डेट रहेगी और मॉडिफिकेशन अगर होगा तो कब तक संभव है, ठीक है। तो जुलाई के महीने में मॉडिफिकेशन संभव है, बहुत जल्दी आपको लिंक मिल जाएगी और बहुत जल्दी आप अपना जोन जो बदल पाएंगे। अब मुद्दा यह बात है कि सर जोन अगर बदलें तो कौन सा भरें, क्योंकि जोन जो है उसमें कई सारी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि वैकेंसी ऊपर नीचे हो गई है। बिलासपुर अभी भी टॉप पर है पर सिकंदराबाद दूसरे नंबर पे आ गया है। मुंबई में कई सारा छेड़खानी हो गया है, पहले कई बच्चों ने मुंबई से फॉर्म भरा था, अब मुंबई वाले सोच रहे हैं कि बिलासपुर में आ जाया जाए या कहीं और जाया जाए। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, ठीक है भैया। तो ये तो आपकी एक बात हो गई। अब मैं दूसरी मुद्दे पर आ जाता हूं मेरे दोस्तों कि वैकेंसी बढ़ने के बाद कट ऑफ का क्या सीन है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, आप सबको पता है लोको पायलट की वैकेंसी 18,799 हो चुकी है, ठीक है। तो आपके मन में यह भी होगा कि वैकेंसी बढ़ गई तो कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा इसके बारे में भी बताइएगा। भाई वैकेंसी इंक्रीज हो गई है तो कट ऑफ पहले जो जा रही थी क्या वही जाएगी? तो ये तो कॉमन सी बात है कि जो कट ऑफ पहले जा रही थी वो नहीं जाएगी। भाई वैकेंसी बढ़ चुकी है, बच्चे 20 लाख ही हैं, ठीक है, तो ज्यादा लोको पायलट इस बार बनने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ कम जाएगी। अब बहुत ध्यान से, लेकिन यहां एक जो बड़ा पॉइंट है उसको समझने की आवश्यकता है, और वो पॉइंट ये है कि जब जब इतिहास उठा के आप देख लें, चाहे एसएससी सीजीएल की हम बात करें, जब जब उसने वैकेंसी नोटिफिकेशन देने के बाद इंक्रीज की है उस साल पेपर का लेवल बढ़कर आया है। हर एग्जाम में ऐसा होता है, और पेपर होने के बाद अगर वैकेंसी बढ़ाई जाती है तो फिर लेवल पे प्रभाव ही क्या पड़ सकता है। जैसे हमने हाल ही में एसएससी जीडी में देखा कि भाई वैकेंसी पेपर होने के बाद बढ़ाई गई, लेकिन यहां वैकेंसी पेपर होने से पहले ही आपकी इंक्रीज कर दी जा रही है। इसलिए स्टैंडर्ड जो है रेलवे की तरफ से मेंटेन किया जाएगा, लेवल ऑफ एग्जाम जो है थोड़ा सा अप रहेगा कंपेयर टू 5,696 का जो लेवल रहता उससे। ये आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं मेरे साथियों, बहुत गहरी बात है। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करेगा लेवल ऑफ पेपर पे, ठीक है। अब यहां आके मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट आपको नहीं दूंगा जैसा सारे लोग दे रहे हैं कि भाई 40 नंबर जनरल की जाएगी, 35 नंबर ओबीसी की जाएगी और 30 नंबर इसकी जाएगी और इसके सारे लोग को पायलट बन जाएंगे। फिर तो थोड़ा बुद्धि सीखना आवश्यक है मेरे भाई कि ये झूठी बातों से केवल बच्चों का दिल खुश हो सकता है। स्टूडेंट जो है थोड़ा सा मतलब ऐसे स्टूडेंटों को आपकी वीडियो पसंद आ सकती है जो मतलब चाह रहे, जिनके नंबर ही यही आ रहे हैं 35 40 ये नंबर आ रहे हैं ना, उनको अच्छा लग सकता है आपकी बात सुनकर, क्योंकि उनके मन में एक उम्मीद जग जाएगी कि नहीं मेरा हो सकता है, उन सर ने बोला था। बट ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपका टारगेट जो कट ऑफ का होना चाहिए 50 प्लस होना चाहिए। 75 में से आप तैयारी जो अपनी लेकर चलें वो 50 प्लस नंबर की लेकर चलें। फिर आपके चाहे 55 जाएं, चाहे 52 जाएं, चाहे आपके 60 आ जाएं, वो एक अलग बात है। कई बच्चे टेस्ट जो देते हैं उसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 60 नंबर स्टूडेंट ला रहा है, 59 नंबर मैंने बच्चों के देखे हैं। हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट होते हैं और मेरा मॉक टेस्ट का लेवल तो हर बच्चा जानता है जिसने अटेम्प्ट किया होगा। उस लेवल में अगर कोई बच्चा 55-59 नंबर ला रहा है तो पेपर में तो आप और भी अच्छा करोगे। जिनके अभी 40 नंबर आ रहे हैं वो भी टेंशन ना लें। मान लो जिस किसी के 40 नंबर आ रहे तो अभी आपके पास 1.5 से 2 महीने हैं। आप अपने कंटेंट को सही करो और सही तरीके से पढ़ो। अभी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में आपको आगे, जब ढंग से पढ़ोगे बिलीव मी आपका स्कोर 1.5 से 2 महीने में कम से कम 10 नंबर आप इंक्रीज कर सकते हो। कोई ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं ऐसा कोई फिक्स स्टेटमेंट आपको नहीं दूंगा पेपर होने से पहले कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि कट ऑफ इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ एग्जाम। कि पेपर का लेवल अगर बहुत हलुआ है तो कट ऑफ बहुत हाई, पेपर का लेवल अगर बहुत अच्छा है तो कट ऑफ एवरेज में रहती है। उसके बाद डिपेंड करता है कि बच्चे कितने वहां पर बैठे हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी होता है, तो कई सारे फैक्टर होते हैं। इसलिए ऐसे धाम से आके कोई स्टेटमेंट देना मूर्खता होती है।
आप आराम से जो कॉमन सेंस है उस पर काम कीजिए, और वो ये है कि वैकेंसी बढ़ी है तो लेवल ऑफ एग्जाम जरूर बढ़ेगा, और लेवल अगर बढ़ेगा तो कट ऑफ का लेवल भी फिर ठीक ठाक रहेगा मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको खुद ही बताऊंगा। आप 50 प्लस की कट ऑफ को लेकर तैयारी कीजिए। 50 प्लस अगर आप कट ऑफ की लेकर तैयारी करेंगे, अपना टारगेट अगर 50 से ऊपर रखेंगे, तो फिर आप भी जानते हैं कि सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट जो टारगेट ही 40 नंबर रख रहा है, तो भाई पेपर में तुम्हारे 35 ही आएंगे, और कोई ऐसा स्टूडेंट जो टारगेट 55 प्लस रख रहा है, तो उसके पेपर में 50 आ जाएंगे, वो पास हो जाएगा। ये बड़ी बात होती है, समझने वाली मेरे भाई, ठीक है। तो कट ऑफ की जो आपके मन में चल रही है, मैंने ये बात भी क्लियर कर दी। हम अगले मुद्दे पर आ जाते हैं कि ग्रुप डी में ITI होगा या 10th पास वाले भी फॉर्म भर पाएंगे। ये एक बड़ा पॉइंट है, कई बच्चों के मन में है कि ग्रुप डी जो एग्जाम होने जा रहा है, जो ओपन वैकेंसी ग्रुप डी की होने जा रही है, वो ITI बेस रहेगा या 10th प्लस और ITI दोनों ही अलाउ होंगे। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, और मैंने जब ग्रुप डी की एक वीडियो बनाई थी लगभग 15 या 20 दिन पहले, तो मैंने वहां पे कहा भी था कि ऐसा होना चाहिए कि जो टेक्निकल पोस्ट हैं उन सब के लिए ITI कंपलसरी करना चाहिए। लेकिन जो ऐसी पोस्टें हैं जहां टेक्निकल चीज का कोई काम नहीं है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी पोस्टें होती हैं जहां बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, जहां टेक्निकल चीज का कोई काम नहीं है, वहां 10th पास को भी मौका मिलना चाहिए। तो वही अभी हमें देखने को मिला है। अगर हम जयपुर बोर्ड का जो स्पोर्ट कोटा के लिए लेवल 1 की जो वैकेंसी आई है, अगर हम उसका नोटिस देखें तो लेवल 1 मतलब ग्रुप डी और लेवल 2 मतलब NTPC, ठीक है। तो लेवल 1 का जो एलिजिबिलिटी है उसको जरा आप ध्यान से पढ़ लें। मैं इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेवल 1 का जो क्वालिफिकेशन उन्होंने रखा उसको ध्यान से देखें। जो मैंने बोला था 15-20 दिन पहले वीडियो में, सेम वही चीज हुई है। आप जरा पढ़ के देखें मेरे साथ में, देखिए बहुत ध्यान से कि यहां लिखा हुआ जो पहला पॉइंट है वो ये है कि 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCVT, और 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद ITI अपॉइंटमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन और कैटरिंग डिपार्टमेंट। ये 5 डिपार्टमेंट है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन और कैटरिंग। अगर आप इन 5 डिपार्टमेंट में आप कोई पोस्ट चाह रहे हैं तो आपके पास 10th पास होना चाहिए आप, और आपके पास ITI होना चाहिए। 10th प्लस ITI दोनों जब होंगे तब आप इन 5 डिपार्टमेंट में फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन यहां साथ ही साथ केवल 10th पास को भी मौका दिया गया है। 10th पास और देखो यहां गौर से, 10th पास और यानी कि या ITI हो या केवल आप 10th पास हैं, तो आप जो है अदर डिपार्टमेंट के कुछ अलग अलग छोटे मोटे पोस्ट होते हैं, कई सारे ऐसे पोस्ट होते हैं, 15 से 20 ऐसे पोस्ट होते हैं। तो थोड़ी सी वैकेंसीज जो है, लगभग 1 लाख वैकेंसी संभावित बताई जा रही है ग्रुप डी के अंदर। तो 1 लाख में से थोड़ी सी पोस्ट 10-20-15 हजार पोस्ट जो है वो 10th पास को भी दिया जा सकता है ओपन वैकेंसी के अंदर, क्योंकि ऐसा अभी स्पोर्ट कोटा की जो वैकेंसी आई है ग्रुप डी की, उसकी एलिजिबिलिटी में ये बताया गया है। तो अगर स्पोर्ट कोटा की ग्रुप डी की वैकेंसी की एलिजिबिलिटी ये रखी गई है, तो संभवतः 99% चांसेस है कि ओपन वैकेंसी की भी एलिजिबिलिटी यही रखी जाएगी, क्योंकि चेंज नहीं होती एलिजिबिलिटी। कई और विभागों में भी अगर आप देखेंगे जो स्पोर्ट कोटा के लिए आता है, एलिजिबिलिटी सबका सेम रखा जाता है, ठीक है। तो यहां दोनों अच्छी बातें हैं कि जो टेक्निकल स्टूडेंट है, सिविल जो अच्छे डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन, कैटरिंग डिपार्टमेंट, ये सारी वैकेंसीज जो हैं, ये सारी जो पोस्टें हैं वो 10th प्लस ITI रहेंगी। और केवल कुछ पोस्टें जो बिना टेक्निकल डिग्री के भी उसमें काम हो सकता है, उनमें 10th पास को भी अलाउ किया जा रहा है। ये स्पोर्ट कोटा का नोटिफिकेशन है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि चाहे आप 10th पास हैं या आप 10th प्लस ITI हैं, आपको ग्रुप डी की तैयारी करनी चाहिए। ग्रुप डी एक ऐसी वैकेंसी है मेरे साथी जिसमें बिल्कुल लो लेवल की एलिजिबिलिटी रखी जाती है, और यहां पर उम्र का कोई भी बड़ा फैक्टर काम नहीं करता है, क्योंकि उम्र जनरल की लगभग 18 से 36 होती है, ओबीसी की 18 से 39 तक हो जाती है, और 3 साल की छूट और जोड़ लें तो कई सारा उम्र, मतलब यहां पे एज का कोई फैक्टर नहीं है। 40-42 साल तक के लोग जो हैं ग्रुप डी में अप्लाई कर जाते हैं, अगर वो SC/ST कैटेगरी से हैं, समझ रहे हो। तो यहां एज की वजह से काफी बच्चे अप्लाई फॉर्म करते हैं, और काफी बड़ी वैकेंसी रेलवे की मानी जाती है। तो इसकी तैयारी सभी लोग अभी से जरूर करें। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं मुद्दे पर कि गुरुजी तैयारी
कैसे करें, ठीक है। तो देखो 5 पॉइंट में समाहित करता हूं मैं अपनी बात को। किसी भी बालक को अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये जो 5 बिंदु यहां बोर्ड पर लिखे हुए हैं, मुझे लगता है ये 5 बिंदुओं पर अगर कोई काम कर ले तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी बिंदु इन सभी में से जो है वो ये है कि मेरे भाई अच्छे कंटेंट से सिलेबस कंप्लीट करो पहले पूरा। रेलवे का जो रेलवे ओरिएंटेड जो कंटेंट है पूरा एकदम चैप्टर वाइज फाउंडेशन लेवल से एकदम बेहतरीन तरीके से जो है अपना सिलेबस पूरा कीजिएगा। सबसे पहला प्राथमिक चीज है, बस लड़के सेट लगाने लगते हैं भाई, डायरेक्ट सेट लगाओगे तो सेट नहीं होगे, जमाना चला गया वो, ठीक है। सेट होना है अगर तो सिलेबस पे एकदम अच्छी पकड़ बना के पहले उसको कंप्लीट करो। जैसे आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया कहीं से भी, ठीक है, मान लो आप हमारे साथ कोर्स में जुड़ गए या कहीं और से आपने सिलेबस कंप्लीट किया, तो ये जरूर ध्यान रखें कि जो सिलेबस के अंदर आप कंटेंट पढ़ रहे हैं वो पूरा है या नहीं है। कहने को आपने मान लो नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट कर लिया या साइंस में आपने मान लो गति मोशन चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक है ही नहीं या कुछ बातें आपको बताई ही नहीं गई हैं, आपको पता चलेगा नहीं क्योंकि आपको पता नहीं है ना क्या क्या होता है चैप्टर में। तो आपको सबसे बड़ा ध्यान ये रखना कि आपको सारी चीजें सिखाई गई हैं या नहीं। तो कंटेंट जबरदस्त होकर अपना सिलेबस पहले पूरा कीजिए, ये पहला पॉइंट है, ठीक। दूसरा, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो याद रखना मल्टीपल टाइम्स उसका अगर रिवीजन करोगे तो ही वो चीज प्रॉफिटेबल होगी, तो ही वो चीज लाभ आपको देगी। जो आपने सिलेबस किया है उसका मल्टीपल टाइम्स रगड़ के रिवीजन कीजिए। जितनी बार आपको लगेगा यार ये चीज तो मुझे आती है, फिर दोहराइए पूरा सिलेबस मल्टीपल टाइम्स, जितना आपके अंदर ताकत है उतनी बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। रिवीजन बहुत आवश्यक है मेरे भाई। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करो। और किससे करो? यूथ की किताबें ले लो आप लोग। यूथ में रेलवे के सारे पीवाईक्यूज हैं और अपडेटेड जो कंटेंट है वो हम आपको कोर्स के अंदर करा देते हैं, और सारे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस जो है वो यूथ बुक से हो जाती है। तो सर क्या यूथ बुक में सारे जो पीवाईक्यू वो हमसे बन जाएंगे क्या, या हम उनको अकेले कर लेंगे? तो ऐसा नहीं है, मैं हूं ना आपके लिए इसके लिए, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको, सारे प्रीवियस ईयर और सारे अपडेटेड क्वेश्चन, ठीक है भैया। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा लगातार मॉक लगाओ। भाई मॉक लगाना बहुत आवश्यक है। एक बार अगर आपका सिलेबस 60 to 70% आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप मॉक टेस्ट लगाने की श्रेणी में आ चुके हैं। मॉक टेस्ट क्या करता है? आपको आपकी वीक पॉइंट बताता है कि भाई मेरी कमी कहां है, मुझे कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ लिया लेकिन सवाल नहीं बन रहे, मतलब ये टॉपिक मेरा वीक है, इसको दोबारा पढ़ना है। कहां पर आप स्पीड कम कर रहे हैं, कहां आप एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, जल्दी कौन सा सवाल छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है पेपर में, ये सारी बातें आपको मॉक टेस्ट जो है वो खुद से खुद सिखा देगा अगर आप लगातार करते रहेंगे। हर मॉक टेस्ट को देने के बाद उसकी एनालिसिस कीजिए, देखिए कि कहां पर मेरा कमी चल रहा है और उसी कमी पर जो है प्रहार कीजिए, तो वो कमी स्ट्रांग होती चली जाएगी और अल्टरनेटिवली आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या है कि कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करो लगातार और कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते रहो हर 4-5 दिन में। मेरे भाई कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट के लिए ये रणनीति है। कॉन्सेप्ट जनरली बच्चे भूलने लगते हैं, तो स्टार्टिंग के दिनों में हर 4-5 दिनों में आपने जो पढ़ा है उसका एक बार दोहराते रहिएगा और लगातार आपको कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिखा है कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चे मैंने देखा है कि सवाल तो बना लेंगे, जब एक बार आपने सिलेबस पढ़ लिया तो सवाल कितना भी कठिन आ जाए, कोई मैं गारंटी देता हूं कोई बच्चा अगर हमसे मैथ और रीजनिंग और साइंस पढ़ा है तो सवाल कितना भी कठिन आ जाए ऐसा नहीं उसको लगेगा कि यार ये मैंने पढ़ा नहीं है, वो बना लेगा। पर अब दिक्कत कहां आएगी? अगर उसने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं की होगी, कैलकुलेटर से सवाल बना रहा होगा लगातार, जो जब वो पढ़ाई कर रहा होगा तो कैलकुलेटर से आंसर निकाल के खुश होता होगा, तो उसकी कैलकुलेशन स्लो हो जाएगी और फिर वो टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा सवाल में और वहां उसको पॉइंट में दिक्कत आएगी। तो इसलिए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस स्वयं करो सवालों के साथ में, ठीक है। तो ये 5 मुद्दे बहुत आवश्यक हैं। ये सारी चीजें हमारे एप्लीकेशन पे आपको बहुत ही शानदार ढंग से हम पढ़ाते हैं। ये हमारा एक वीओडी रिकॉर्डेड बैच है। इस रिकॉर्डिंग बैच के अंदर मैंने पूरा जो हमारा यकीन बैच था ये वही बैच है। सब कुछ 700 प्लस लर्निंग मटेरियल इसमें पढ़ाया है। पूरा मैथ 0 लेवल से अर्थमेटिक एडवांस, नंबर सिस्टम, डीआई वगैरह और आपका ये बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे टॉपिक जो है बड़ा ध्यान से मैंने इसमें बहुत अच्छे से आपको कवर कराए हैं। बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से आप सीख सकते हैं। ऐसे ही मैंने आपको रीजनिंग में सारे टॉपिक पढ़ाए हैं और ऐसे ही आपको साइंस पढ़ाई गई है हमारे एप्लीकेशन के अंदर 2 टीचर्स के द्वारा। तो जबरदस्त कंटेंट का एक जखीरा है। केवल 599 फीस है, वैलिडिटी टिल सिलेक्शन है। आप इस बैच के साथ रिकॉर्डेड कंटेंट से जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो आज से तैयारी चालू करना चाह रहे हैं और आपके पास टाइम है, ठीक है,
तो आप हमारे साथ हमारे नए बैच में जुड़ सकते हैं जिसका नाम है आरंभ बैच। ये नया बैच है फ्रेश, जो 0 लेवल से इसी महीने शुरू हुआ है। आप ये नए बैच में भी जुड़ सकते हैं। लाइव क्लासें आपको इसमें मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासें भी उसी को आपको शाम को मिल जाएंगी, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है भैया, तो ये नया बैच है और वो हमारा रिकॉर्डेड बैच है। अगर आप यूथ बुक के लिए टेंशन में कि यूथ बुक का पीवाईक्यू कहां से होगा, तो वो मास्टर ब्लास्टर बैच में हो रहा है। 249 रुपए 349 रुपए फीस है इन बैचेस की मेरे भाई। तो इसमें हम जो है पूरा यूथ का पीवाईक्यू करा रहे हैं, पूरा यूथ का पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो रहा है और इसमें मेरे भाई आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। 599 इसकी फीस है ना। ये आपका एक बैच है आरंभ जो नया शुरू हुआ है, 799 इसकी फीस है। कूपन कोड लगाएंगे आरआरबी रैंक 1 तो कम हो जाएगी। तो ये सारी बातें हमारे एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे ढंग से चल रही है मेरे साथियों। आप इनमें जुड़िए और अपना कंटेंट जो है बेहतर से बेहतर लेकर अपनी तैयारी कीजिए। उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो देखकर आपको काफी जानकारी मिली होगी, आपके कई सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके ऐसे सभी स्टूडेंटों तक शेयर कर दें जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे साथियों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाया करे और आप सबसे पहले उनको देख पाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और ऐप का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में है। आराम से जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए। हैप्पी रेलवे, सिलेक्शन इन रेलवे। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, नमस्कार।